हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप मेरे साथ हैं। 8 यूनिवर्सल रूल में आपको पढ़ा रहा था जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, जिसका पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया है और उसकी डीपीपी भी आपको डिटेल में मिल गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने डीपीपी के क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस लगा लिए होंगे और उसका सोल्यूशन, डिटेल्ड सोल्यूशन भी मैंने आपको दिया है और उम्मीद है आपने वो भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाए थे 4 यूनिवर्सल रूल, जिसमें से जो पहला रूल था वो था बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये मैंने आपको सबसे पहला रूल कराया था। दूसरा रूल जो मैंने आपको कराया था वो मैंने आपको कराया था ऑक्सिलरी डिड, डू, डस के बारे में। तीसरा एक और मैंने आपको रूल कराया था हैव एंड इट्स फॉर्म्स। और एक चौथा रूल आपको मैंने कराया था पास्ट इंडेफिनिट वाला। तो कलेक्टिवली मैंने आपको 4 रूल्स पढ़ाए। ठीक है, पहला बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा ऑक्सिलरी डिड डू डज वाला, तीसरा हैव एंड इट्स फॉर्म्स और चौथा पास्ट इंडेफिनिट कब कब यूज होगा, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि भाई पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल जो होता है ना वो सिर्फ तभी होता है जब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, नहीं तो उसके कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए थे। मुझे उम्मीद है कि चीजें एब्सोल्युटली क्लियर हैं आपको यहां तक। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के नए रूल पे। ये बहुत आसान है भाई। देखिए, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है, इनको जानते होंगे आप, shall, should, can, could, may, might, will, would, ought to, must। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्त मेरे? मॉडल। इनके तो आप जानते हैं, इन्हें मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, कुछ और भी हैं। डेयर, नीड, ये भी क्या है? ये भी मॉडल है, पर ये दो, ये बेसिकली दो तरीके से हैं। ये मॉडल भी होते हैं और ये रेगुलर वर्ब भी होते हैं। अब कभी ये मॉडल होते हैं और कभी ये रेगुलर वर्ब होते हैं, आप इसी क्लास में जान जाएंगे। ठीक है, इसके साथ कुछ वर्ब्स और हैं, जैसे मेक, मेक की फॉर्म मेड और लेट। ठीक है, अब इन सब के साथ एक कॉमन बात है, याद रखिए। यहां पे मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया ये मॉडल्स होते हैं, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ऑट टू, मस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भी मॉडल है, पर ये रेगुलर वर्ब भी हैं। इनको इसलिए अलग लिखा मैंने। ये भी मॉडल है पर ये रेगुलर वर्ब भी है, इसलिए इन दोनों को मैंने अलग लिखा। इनमें से कोई भी रेगुलर वर्ब नहीं है। अभी आप जानेंगे डिफरेंस रेगुलर वर्ब और मॉडल। दूसरी चीज, ये नॉर्मल वर्ब है, ये सिर्फ रेगुलर वर्ब है, ये मॉडल नहीं है। बट इन सब के साथ ना एक बात कॉमन है, इन सब के साथ एक बात कॉमन है, सभी के साथ के इन सब के साथ जब भी आपको वर्ब यूज करना पड़ेगी तो वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म। समझ आई बात?
जब भी आप इनके साथ कोई वर्ब यूज करेंगे तो वो वर्ब हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। मैंने कहा आई शेल गो देयर सून, मैं जल्द वहां जाऊंगा। शी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, दे कैन नेवर बिट्रे अस। एक दो सेंटेंस माइट से भी दे देता हूं, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। मतलब माइट कह रहा हूं, ऑट टू, वी ऑट टू लव अ नेशन, या फिर आई माइट हैव joined that company। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स कैसे यूज होते हैं, कब यूज होते हैं, इनका क्या काम होता है, ठीक है, इन सब बातों में अभी हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारे पास टाइम है कम, और इतने डिटेल में लेक्चर में आपको अगर दूंगा तो और बहुत कुछ है आपको पढ़ाने के लिए, छूट जाएगा। इसलिए टू द पॉइंट याद रखिए। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो शक्ति बैच में मेरी वीडियो पड़ी हुई है मॉडल्स, है ना, यूट्यूब पे पड़ी हुई है शक्ति बैच की वीडियो। कहाँ जाके देखेंगे, डिफेंस वाला से देख सकते हैं। अगर आपको जानना ही है सर नहीं बता दो मॉडल क्या होता है, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इतना बताऊंगा कि आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो क्या चीज आपको याद रखनी है कि शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ऑट टू और मस्ट, ये सारे के सारे मॉडल होते हैं। मॉडल क्या होता है, मॉडल एक ऐसा वर्ब है जो कभी अकेले नहीं आता। ये एक तरह की ऑक्सिलरी है, कभी अकेले नहीं आती, कभी अकेले नहीं आती, कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेती है, और वो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट। बस इतनी बात आपको मॉडल के बारे में याद रखनी है कि कहीं भी कोई मॉडल दिख जाए, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, डेयर, नीड, मस्ट, इन सब के साथ हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म। आइए जरा एक बार चेक करते हैं क्या मैंने सच में फर्स्ट फॉर्म लगाई है। देखो भाई, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तुम कहोगे सर यहाँ तो थर्ड फॉर्म आ गई। भाई मेरे ये हैव की वजह से आई, आपने कल पढ़ा था हैव, हैज, हैड, हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, इसलिए ये वाली थर्ड फॉर्म आई। बट हमें बाकी सारे केसेस में फर्स्ट फॉर्म देखने को मिली है। अगर हैव लगाया तो थर्ड फॉर्म आई, माइट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आई ना, माइट मॉडल है उसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही है ना, क्योंकि हैव है, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं देयर और नीड की। अच्छा, इसके मीनिंग्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है यार। मतलब अगर कोई बच्चा डीयू में जाने की तैयारी कर रहा है, अगर कोई बच्चा किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने की तैयारी कर रहा है, तो एक ट्रेनर जो यहाँ पे खड़ा है वो उससे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता है कि तुम्हें कैन का मतलब पता हो, तुम्हें कुड का मतलब पता हो। 1000 बार तो अपने जीवन में तुमने ये वर्ड सुने लिए होंगे, है ना। तो चेष्टा भी मत करना सर इसका मतलब क्या होता है ये पूछने की, है ना, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा, मुझे लगेगा ये कौन आ गया था। फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा फिर भी पूछेंगे। देखो जो ऑट टू होता है ना, नहीं पता होगा फिर भी उनको लगेगा अरे चलो छोड़ो, नहीं पता तो नहीं पता। ऑट टू शुड की तरह होता है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन बताता है, ये बताता है चाहिए। जैसे मैंने कहा वी ऑट टू लव अ नेशन, हमें अपने नेशन से प्यार होना चाहिए या होता ही है, ये वाला एसेंस देता है। तो किसके लिए यूज होता है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है बेसिकली, है ना, मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, इस सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो अब एक बार हम डेयर और नीड के बारे में बात कर लेते हैं। याद रखिए डेयर और नीड क्या है, ये समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। कहीं पे ये मॉडल होते हैं और भाई कहीं पे ये बन जाते हैं रेगुलर वर्ब। किसकी बात कर रहा हूं मैं, डेयर और नीड की।
अब जब भी ये मॉडल होंगे तो मॉडल के रूल्स फॉलो करेंगे। अगर ये मॉडल होंगे, फॉलो द रूल्स ऑफ मॉडल, है ना। जैसे मॉडल फॉलो करता है, जैसे मॉडल चलता है, ये वैसे ही चलेंगे। लेट मी शो यू हाउ। पहला पॉइंट, ऑलवेज टेक अनदर वर्ड। समझे मेरी बात? हमेशा इनके साथ एक दूसरा वर्ब होगा ही और 100% होगा, क्योंकि भाई मेरे यही क्वालिटी होती है मॉडल की कि उसके साथ एक और एडिशनल वर्ब आता है। दूसरी केस, कभी मॉडल, कभी तुमने सुना है आई शेल स्कूटर, कभी तुमने सुना है शी कैन बाइक, कभी तुमने सुना है आई मस्ट बुक? नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा इसके साथ एक वर्ब चाहिए होगा। You always take it always take another word। दूसरी चीज क्या होती है, इसके साथ ऑक्सिलरी डिड, डू, डस। आर नॉट यूज। अब ये क्यों हुआ भाई? कभी तुमने सुना है कैन ही डस, है ना। डस ही कैन तो हो सकता है, पर कैन ही डस ही कैन भी नहीं हो सकता। डस ही कैन भी होगा, कैन यू सीधे बोलोगे। हाँ, कभी तुमने सुना है डस यू कैन, या कभी तुमने सुना है शैल यू डू। मतलब लिख कर ही दिखा देता हूं। आप ये तो बोलते हो डिड यू हेल्प मी, क्या ये बोलते हो? डिड यू शुड हेल्प मी, नहीं हो सकता। या फिर डज शी कैन, नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डिड डू डस का इस्तेमाल कभी किसी मॉडल के साथ नहीं होता है, क्योंकि मॉडल भी अपने आप में ऑक्सिलरी होते हैं। जो समझदार बच्चा है, मेरे साथ दिमाग लगा के चल रहा है, उसने यहाँ पे देख लिया कि ये एक तरह के ऑक्सिलरी होते हैं, और ये ऐसे ऑक्सिलरी होते हैं जो कभी भी अकेले यूज नहीं होते, अपने साथ हमेशा एक वर्ब लेते हैं। वही बात मैंने लिखी, इसीलिए डिड डू डस के साथ भी इसका इस्तेमाल नहीं होता। तीसरी चीज, डू नॉट यूज TO2, इनके साथ टू का भी इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू स्टडी, डिड शी वॉन्ट टू गो, डज शी वर्क टू अर्न। तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वर्ब की, ये इसके केस में नहीं होता। तो टू के साथ ये ऐसे ही रहता है, टू के साथ मतलब टू नहीं आता इनके साथ, सीधे वर्ब आती है। क्या बोलते हो? कैन यू गो देयर, कैन यू टू गो देयर नहीं हो सकता। कभी सुना है आई विल टू वर्क, नहीं हो सकता। आई विल वर्क। शी कैन टू रन, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। शी कैन रन, वेरी सिंपल, है ना। तो डू डॉट यूज TO2, इसके साथ टू का इस्तेमाल भी नहीं होता। चौथी चीज, मॉडल्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल्स। भाई मेरे प्लूरल में यूज नहीं होते मॉडल। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, भाई इसका मतलब हुआ कि जितने भी मॉडल्स हैं वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। जैसे आपने देखा वर्ब्स के साथ S और ES लग जाती है और वो सिंगुलर हो जाता है। वर्ब के साथ
एस और एस हम हटा देते हैं, वो प्लूरल हो जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ऐसा कोई केस मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट, विल, मतलब विल का इस्तेमाल हो सकता है, शेल का इस्तेमाल हो सकता है, कैन का इस्तेमाल हो सकता है। तो कैंस नहीं करोगे कभी, सुना ही कैंस गो नहीं हो सकता, शी शैल्स कम नहीं हो सकता, तो शी शैल कम ही आएगा, है ना। वैसे ही यूज होगा जैसे हम हमेशा इसे यूज करते हुए आए हैं। ओके गाइस, तो इट्स वेरी सिंपल। तो जो सारे रूल मॉडल के हैं, जो जो काम मॉडल करता है, वही सब हम यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब कि ये सब मॉडल के ही रूल हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यही मॉडल होता है। और जब डेयर और नीड, कौन कौन डेयर या नीड मॉडल का काम करते हैं, तो कुछ इसी तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये कब कब मॉडल होते हैं। याद रखिए दो केसेस में मॉडल होते हैं। पहला केस, जब सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव, और दूसरा केस जब सेंटेंस होगा नेगेटिव। बस इन दो केसेस में ही ये मॉडल हो सकता है। अब रेगुलर वर्ब तो आपको पता ही है भाई, भाई मेरे जैसे यूज होता है वांट, जैसे यूज होता है लाइक, या कोई भी रेगुलर वर्ब, ऐसे ही आप डेयर और नीड को इस्तेमाल कर रहे। अरे वांट को इस्तेमाल नहीं करा कभी सेंटेंस में, लाइक को इस्तेमाल नहीं करा कभी सेंटेंस में, आई लाइक यू कभी नहीं बोला, आई लव यू कभी नहीं बोला। बस जैसे उसे यूज करते हो ऐसे डेयर और नीड को यूज कर लेना। नीड का मतलब नेसेसिटी होता है और डेयर का मतलब बहादुरी होता है। डेयर खेला होगा ना, ट्रूथ एंड डेयर खेला होगा। डेयर का मतलब तो पता होगा, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, और नीड का मतलब होता है जरूरत। ठीक है, तो एक बार मैं तुम्हें कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूं, उससे बेहतर समझ में आए। जैसे मैंने कहा, she does not dare to sleep alone। कह रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अकेली सोए। अगला सेंटेंस, आई, अब एक इंटेरोगेटिव भी देता हूं, डू यू डेयर टू आर्ग्यू विद योर फादर। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम अपने पापा से बहस करो। एक सेंटेंस नेगेटिव दिया है, एक इंटेरोगेटिव दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, he dares not नीड से देखेंगे आप, he does not need a bike। नेगेटिव सेंटेंस, एक इसी का इंटेरोगेटिव देखेंगे, डू यू नीड सम मनी। एक इसका इंटेरोगेटिव देख लो। ठीक है, अब याद रखिए कि ये जो सेंटेंस है ना, रेगुलर वर्ब है। आप इनकी जगह कोई भी रेगुलर वर्ब रखेंगे डेयर और नीड की, तो भी सेंटेंस सेम ही रहेगा। एक बार जरा इमेजिन करके लगा के देख लीजिए। शी डज नॉट डेयर की जगह शी डज नॉट लाइक टू स्लीप अलोन, तभी भी सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा बदल जाएगा वर्ब की वजह से, पर ग्रामर तो सेम रहेगी। डू यू डेयर, डेयर की जगह फिर डू यू वांट टू आर्ग्यू योर फादर, कोई भी आप रेगुलर वर्ब लगाएंगे, है ना, तो ग्रामर खराब नहीं होगी, मीनिंग बदल जाएगा। ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट वांट
अब आई अभी भी सही है। डू यू नीड, सो डू यू नीड की जगह कुछ और लिख लो, लाइक, डू यू लाइक सम मनी या डू यू लव सम मनी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सिर्फ मीनिंग बदलेगा, ग्रामर वही रहेगी। लेकिन अगर आप इसे मॉडल में यूज करोगे तो देखो कहानी क्या बनती है। देखिए, अगर यही सेंटेंसेस मैं मॉडल से बनाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा। ही डज नॉट डेयर टू स्लीप का हो जाएगा ही डेयर नॉट स्लीप अलोन। इसकी हिम्मत नहीं है कि वह अकेले सोए। ठीक है, और देखो ये चारों चीजें फॉलो हो जाएंगी। एक और वर्ब बनी थी, आ गई, डिड डू डज हट गए। इसमें डिड डू डज नहीं आता तो यहां से डिड डू डज हट गया। डू नॉट यूज टू, इसमें देखो TO2 आया और इसमें TO2 हट गया। ऐसे ही डू मॉडल्स आर नॉट यूज इन प्लूरल, है ना। यहाँ पे देखो डज बस हमने कर दिया था सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पे शी है, उसके बाद भी डेयर ही लिखा है मैंने। अगर मैं इसे डेयर्स कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। अगर मैंने इसे डेयर्स कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, डू यू डेयर टू आर्ग्यू विद योर फादर, ये कैसे बनेगा? डेयर यू आर्ग्यू विद योर फादर। सेंटेंस का मतलब यही है, क्या तुम्हारी हिम्मत है पापा से बहस कर सको? इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अगला सेंटेंस, ही डज नॉट नीड अ बाइक। अभी इंटेरोगेटिव बनाना, नीड ही अ बाइक। He does not need a bike। अरे ये इंटेरोगेटिव थोड़ी है, नेगेटिव है ना। सो ही नीड नॉट हैव अ बाइक, ये ऐसे ही बनेगा। एक एक्स्ट्रा वर्ब चाहिए होगी ना, इसमें तो डिड टू डज के साथ आपने नीड लगा दिया, ही डज नॉट नीड अ बाइक। लेकिन ये यहां ऐसे नहीं बन सकता, ही नीड नॉट हैव अ बाइक, उसको बाइक की जरूरत नहीं है, ऐसे बनेगा। ठीक है, एक वर्ब हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगी हैव। ऐसे ही डू यू नीड सम मनी, तो ये कैसे बन जाएगा? नीड आई हैव सम मनी। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब अगर मैं कहूं आई डेयर टू गो देयर, तो भाई इसका ना मॉडल में नहीं बनेगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है पर इसका मॉडल में नहीं बनेगा, क्योंकि मॉडल सिर्फ दो ही केस में हो सकता है, जब या तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो। डेयर और नीड, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि लोग ना रटने की कोशिश करते हैं। अगर सिर्फ तुम इसे मॉडल की तरह देखोगे, जीवन में इसमें क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर तुम घबराओगे, हाँ, नहीं क्या कभी ट्यू लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, ये क्या हो रहा है, तो भाई दिक्कत तो होगी। जहां तुम घबरा गए, जिंदगी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बस तुम्हें इतनी बात देखनी है कि इसे मॉडल की तरह यूज करना है। सारे मॉडल वाले रूल इस पे लगा दो, इसको जब भी चेक करो मॉडल की तरह चेक करो, तुम्हारा कभी जीवन में गलत नहीं हो सकता। तो आई डेयर टू गो ये बिल्कुल सही है, इसके साथ, है ना, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना ही ये इंटेरोगेटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। अब आओ एक बार जरा चेक करते हैं। अगर ये मॉडल की तरह काम कर रहा है तो ये मॉडल से रिप्लेस भी तो हो सकता है। अगर मैं डेयर की जगह विल यूज कर लूं या कोई मॉडल, कोई दिक्कत है क्या? ही विल नॉट स्लीप अलोन, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस अभी भी बिल्कुल सही है, बस मीनिंग बदल गया। ऐसे डेयर यू आर्ग्यू विद योर फादर, तो डेयर यू आर्ग्यू, तो डेयर की जगह
लिख दो शैल यू आर्ग्यू विद योर फादर, तब भी सेंटेंस सही है। यू नीड नॉट हैव अ बाइक, तो यू कोई भी मॉडल लिख लो, यू कैन नॉट हैव अ बाइक। या फिर नीड आई हैव सम मनी, तो नीड की जगह कोई भी मॉडल सोचो, मे आई हैव सम मनी। तो इस केस में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा है, मीनिंग बदल रहा है, सेंटेंस बिल्कुल वैसा का वैसा। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो यहां से कभी कभी वो टू उड़ा देगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। डू यू डेयर फाइट अगेंस्ट मी, अब बच्चा गधा होता है जो वो ये रटता है कि भाई डेयर के साथ टू नहीं आता, नीड के साथ टू नहीं आता और यहीं फंस जाता है। डू यू डेयर, अब यहाँ पे टू आएगा मेरे बच्चे, टू आएगा क्योंकि ये मॉडल की तरह यूज नहीं हुआ है, रेगुलर वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसीलिए तो डिड टू डज यूज हुआ। समझ आई बात। अगला सेंटेंस, अभी क्वेश्चंस करोगे ना तो और क्लियर होगा। क्या कह रहा है, ही नीड नॉट टू वरी अबाउट मनी, क्या वाहियात सेंटेंस है ये भैया, जब तुमने इसे मॉडल की तरह यूज कर लिया, डिड टू डज नहीं लगाया, ये इस बात का प्रूफ है कि आपने इसे मॉडल की तरह यूज किया है। ठीक है, तो जब आपने मॉडल की तरह यूज किया तो मॉडल के साथ टू नहीं आता, तो टू नहीं लगा, बस सेंटेंस सही हुआ। तो आपको याद क्या रखना है कि इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ये तरीका भी बिल्कुल सही है और ये तरीका भी बिल्कुल सही। सेंटेंस जब एग्जाम में आएगा तो इधर का माल इधर और इधर का माल इधर मिक्स करके देगा। तुम्हें बस क्लियरली पता होना चाहिए कि जब ये मॉडल की तरह यूज होगा तो ये मुझे फॉलो कराना है, ये फॉलो होगा सेंटेंस सही हो जाए। इन द सेम मैनर जब रेगुलर वर्ब की तरह यूज होगा तो इनमें से कुछ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, टू जरूर आएगा, ठीक है, और प्लूरल सिंगुलर भी रहेगा। बस क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया, आसान सा रूल था और ये था आपका रूल नंबर 5। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं आपका। हाँ, अच्छा, इन सब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। दो एग्जाम्पल मैं आपको मेक और मेट के भी दे देता हूं। मैंने उससे बिल पे कराया, आई मेड हिम पे द बिल, तो मेड है, बच्चा सोचता है पेड आएगा, नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी पे, पेड लिख दोगे गलत हो जाएगा। या फिर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, शी लेट अस लेफ्ट फ्रॉम देयर, तो भाई लेफ्ट नहीं हो सकता, शी लेट अस लीव हो जाएगा। ठीक है, शी लेट्स अस लीव फ्रॉम देयर होगा, ना कि लेफ्ट। यू लेट मेड मेक के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। एक मेक से भी दे देता हूं, ही मेक्स हर वीप, उसने उसे रुला दिया, लड़के ने लड़की को रुला दिया। तो देखो मेक्स के बाद सीधे फर्स्ट फॉर्म, बस बहुत सिंपल। अब एक बार क्विक रिवीजन कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको इस रूल पे पढ़ाया कि भाई शैल शुड कैन कुड मे माइट विल वुड, ये सारे के सारे मॉडल होते हैं देखने में। मॉडल क्या होते हैं, मॉडल एक तरह के ऑक्सिलरी वर्ब जो कभी अकेले नहीं आते, हमेशा अपने साथ एक एडिशनल वर्ब लेते हैं। ये एक अलग तरह के मॉडल है डेयर और नीड, जो कभी मॉडल होते हैं कभी रेगुलर वर्ब होते हैं। यहां पे मैंने आपको सिखाया कि कब ये मॉडल होगा और कभी ये रेगुलर वर्ब होगा, मतलब ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया इनके साथ फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज होगी।
ये रहे एग्जाम्पल, फर्स्ट फॉर्म, 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 और यहां पे सब जगह देख लो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इन सारे केसेस में भी फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिले। तो ये था आपका रूल नंबर 5। मुझे उम्मीद है ये एग्जैक्टली समझ आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको देख लो इस तरीके से, ये नोट्स आ गए आपके। मॉडल्स होते हैं शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ऑट टू, मस्ट ना। पास्ट टेंस में मस्ट का जो पास्ट होता है ना वो हैड टू होता है। मस्ट का पास्ट क्या है? हैड टू। डेयर और नीड व्हेन यूज्ड एज द मॉडल आर फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू। व्हेन मॉडल्स डेयर एंड नीड व्हेन यूज्ड एज अ मॉडल आर नॉट फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, तो टू नहीं आता इसमें, ठीक है, ये टू नहीं आएगा। बट व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब टू इज यूज्ड। ये बात मैंने आपको बता दी थी गहराई से। आई डेयर नॉट विजिट दैट हॉन्टेड हाउस ऑफ मिस्टर, डेयर नॉट टू नहीं आया, देखो यहाँ पे टू नहीं आया। तो ये वाली बात भी मैंने आपको इससे समझा दी। ये था आपका रूल 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। अगला हम बात करेंगे एक मजेदार वर्ब पे, जो सबसे मजेदार वर्ब है। इसको जानते हो? बी। आप ये तो जानते हैं कि हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटी। जैसे अगर मैं लिखूं ईट, तो ये ईट्स भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, ईटिन भी हो सकता है, और ईटिंग भी हो सकता है। ये तो आप सब जानते हैं। ये हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई इसकी सिंगुलर फॉर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये वाली इसकी आईएनजी फॉर्म। ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब ये बी क्या है? देखो, एवरी वर्ड हैज गॉट 5 पॉसिबिलिटीज। हर वर्ड की कितनी पॉसिबिलिटी? 5। ये बात हमने अलग अलग रूल्स में जानी। जैसे ईट से मैंने आपको एग्जांपल देके भी दिखाया कि भाई वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज कैसे हो। अब अगर हम बात करें बी की, दिस इज द ओनली वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज which has got more than 5 possibilities. It has got 8 possibilities. जैसे B is, am, are, was, were, been, being। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आया होगा, सर ये कैसे हो गया, इसकी 8 फॉर्म्स कैसे हो गई? आइए कंपैरिजन से पता चलेगा। ये आईएनजी फॉर्म, ये इसकी आईएनजी फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसकी आईएनजी, एक इसकी आईएनजी, ये इसकी थर्ड फॉर्म और ये इसकी थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये इसकी एक सेकंड फॉर्म। अरे इसकी एक आईएनजी, इसकी भी एक आईएनजी, इसकी एक थर्ड फॉर्म, इसकी भी एक थर्ड फॉर्म। इसकी यहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा? एक सेकंड फॉर्म है। और यहां पे इसकी ये 2 सेकंड फॉर्म, ये दोनों सेकंड फॉर्म। ये वाली यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये वाली यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और इनके केसेस में हमेशा यही सेकंड फॉर्म में यूज होती है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, इसकी फर्स्ट फॉर्म कितनी देखने को मिल रही है? इसकी सिर्फ 2 फर्स्ट फॉर्म, ये प्लूरल के साथ, ये वाली सिंगुलर के साथ। बट बी एक अलग वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म भी बड़ी डिफरेंट है। भाई ये वाली यूज होती है मॉडल्स के साथ, ये यूज होती है सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये सिर्फ आई के साथ, और ये प्लूरल के साथ। और मजेदार बात यह है कि चारों की चारों इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये चारों की चारों इसकी फर्स्ट फॉर्म। तो आपने क्या सीखा? बी एक ऐसी वर्ब है जिसकी 8 पॉसिबिलिटीज है ना। और बढ़ कैसे गई? क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म सबकी 2 होती है, इसकी 4 है। सबकी सेकंड फॉर्म 1 होती है, इसकी 2 है। तो इसके अंदर 3 एक्स्ट्रा हो गई और इसलिए इसकी 8 पॉसिबिलिटीज होती। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये है क्या और ये करती क्या है? जो बच्चे कॉलेज में पहुंच जाते हैं ना,
कॉलेज पास आउट कर लेते हैं, उनको भी ये चीज़ें क्लियरली नहीं पता होती। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपको आज नहीं आई ना, तो ऑफिस में जब तुम लेटर मेल कुछ टाइप कर रहे होगे ना, तो वहां पे भी ब्लेंडर करोगे, यार वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे अगर ये नहीं है। तो ये बात भी बड़ी सिंपल है, इसलिए ये आती ही है, ये सीख के ही जाना है हर हाल में। तो ये बी की फॉर्म्स है 8। ठीक है, ये है क्या? बी भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या काम करती है? मॉडाल ऑक्सिलरी नहीं है ये, मॉडाल एक तरह का ऑक्सिलरी है, मॉडाल से ये बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे पास 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी है। सबसे पहले डिड डू डज जो पढ़ा चुका हूं, ये दूसरी है, तीसरी भी आज ही पढ़ा। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो कभी तो काम करती है मेन वर्ब की तरह, और भाई कभी ये काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है, बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। तो भाई इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? जैसे अगर मैं तुमसे कहूंगा गो, तुम कहोगे जाना, डू करना, कम आना, बी क्या मतलब हुआ बी? तो भाई बी का मतलब होना होता है होना। बी का क्या मतलब होता है? बी का मतलब होता है होना। ये अपना एक्चुअल मीनिंग बताती है, जो होता है स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था बताती है मेरे दोस्त, होना बताती है, तुम्हारा वजूद बताती है। जैसे कुछ सेंटेंसेस से एकदम क्लियर हो जाएगा, ही इज एन ऑफिसर, है ना? अब देखो सभी से इसी इसी सेंटेंस को मैं सबसे बना के दिखा देता हूं, ही विल बी एन ऑफिसर। ठीक है, आई एम एन ऑफिसर, शी was an officer, they were officers। तो आपने क्या देखा? यहां पे हर केस में ये होना ही तो बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था ही तो बता रहा है। ही इज एन ऑफिसर, वो ऑफिसर है, होगा, बनेगा नहीं। ही विल बी एन ऑफिसर का मतलब ये नहीं है वो ऑफिसर बनेगा, बनेगा होता तो हम बिकम यूज करते, होगा। ही विल बी एन ऑफिसर, ऑफिसर होगा। आई एम एन ऑफिसर, ऑफिसर है, मैं एक ऑफिसर हूं, होना, है ना? शी वॉज एन ऑफिसर, वो एक ऑफिसर थी। ऐसे ही दे वर ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स थे। तो आपने क्या देखा? इज, एम, आर, वॉज, वर, सारे क्या बता रहे हैं? होना। अब बचा बीन और बीइंग। तो बीन क्या है? परफेक्ट टेंस में यूज होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है। जैसे मान लो तुम्हारे पापा ऑफिसर है और तुम अपने पापा से कह रहे हो, पापा रिटायर होने वाले हैं और अब तुम ऑफिसर बनने वाले हो। तुम पापा से कह रहे हो, अरे पापा आपने ना जीवन में कुछ किया नहीं, आपने ध्यान मतलब दम लगा के ऑफिसर नहीं बने, एक बार मुझे बनने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑफिसर बनते कैसे। तुम्हारे पापा ने कहा, बेटा ये इतना आसान नहीं होता। आई हैव बीन एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर रहा हूं, एंड आई नो द सिस्टम वेरी, तो रहा हूं। आई हैव बीन अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर रहा हूं। आई हैव बीन अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट रहा हूं। तो एक बार फिर से ये होना बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था बता रहा है, होना बता रहा है। अब बीइंग कैसे यूज होगा? बीइंग यूजुअली अक्सर शुरू में आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम कहते हैं ना बीइंग अ डॉक्टर, यू शुड ऑपरेट हिम, तुम्हें इसे ऑपरेट करना चाहिए, डॉक्टर होने के नाते ऑपरेट करना चाहिए। या फिर बीइंग एन ऑफिसर, ही शुड बी लॉयल, ऑफिसर होने के नाते इसे क्या होना चाहिए? इसे लॉयल होना चाहिए। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? बीइंग मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, होने के नाते या होते हुए ये वाला सेंस दे रहा है, क्योंकि आईएनजी है तो आईएनजी तो कंटिन्यूएशन ही बताती है।
तो होने के नाते या होते हुए। ठीक है, ये वाला ये सेंस देता है। उम्मीद है कि तुम्हें बी समझ में आ गया होगा। कब? जब ये यूज होगा मेन वर्ब की तरह। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह। ये तो तुम जान गए कि कभी भी कोई वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब होती है, कभी भी कोई वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब होती है, अकेले नहीं आती, अपने साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा क्या लेती है? एक मेन वर्ब लेती है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? टेंस आइडेंटिफिकेशन। और भाई मेन वर्ब का क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग। यही सीखा है आपने अब तक, है ना? तो ये बात तो तय हो गई कि कहीं भी अगर आपको दिख जाए बी इज एम आर वॉज वर बीइंग या फिर बीइंग, तो भाई मेरे एक बात तय हो गई, ये कभी अकेले नहीं आएगा, अपने साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा एक वर्ब लेगा। अब तुम सोच रहे होगे सर वर्ब लेगा, तो वो कौन सी वर्ब लेगा, कौन सी वर्ब लगेगी इनके साथ? तो ये मजेदार चीज है। अभी तक आपने देखा कि सबके साथ एक ही तरह की वर्ब लग रही थी, इसके साथ दो तरह की लगेगी। इसके साथ कभी तो लगेगी आईएनजी और कभी लगेगी थर्ड फॉर्म। फिर सवाल आया, सर अगर बी के साथ कभी आईएनजी फॉर्म लगेगी और कभी थर्ड फॉर्म लगेगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कब आईएनजी फॉर्म लगेगी, कब थर्ड फॉर्म लगेगी? बहुत आसान है। अगर सेंटेंस है मेरे बच्चे एक्टिव वॉइस का, अगर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, है ना, और ये अक्सर बता रहा होगा कंटिन्यूएशन, एक्टिव वॉइस का है, बता रहा है कंटिन्यूएशन, तो आईएनजी लग जाएगी। बहुत ही आसान। जैसे मैंने कहा शी इज स्लीपिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर इयर्स, या फिर यू आर वर्किंग। समझे? अब जरा गौर फरमाओ, यहां पर क्या देखने को मिला? फॉर्म ऑफ बी आईएनजी, फॉर्म ऑफ बी आईएनजी, फॉर्म ऑफ बी आईएनजी। सारे के सारे सेंटेंस कंटिन्यूएशन बता रहे हैं। सारे सेंटेंस का मतलब आई हैव बीन टीचिंग फॉर इयर्स, मैं सालों से पढ़ा रहा हूं। शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। सारे के सारे सेंटेंस क्या बता रहे हैं मेरे दोस्त? कंटिन्यूएशन बता रहे हैं, किसी चीज का लगातार होना, और ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जब ये यूज होगी पैसिव की तरह तो क्या सेंस, मतलब थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो जब थर्ड फॉर्म यूज होगी तो सेंटेंस पैसिव होगा। समझे मेरी बात? जब थर्ड फॉर्म यूज होगी तो सेंटेंस पैसिव होगा। और पैसिव की एक ही पहचान है, ये पहचान है सबसे तगड़ी, ये नहीं है तो पैसिव नहीं है, याद रखना। फॉर्म ऑफ बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर ये है तभी सेंटेंस पैसिव वॉइस है, नहीं तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता। अब आधे बच्चों को तो ये नहीं पता सर, एक्टिव पैसिव सर नहीं पता सर, बहुत गरीब बच्चे हैं हम पढ़ाई के मामले में। स्कूल में पढ़ाया था हमें, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पढ़ाया हमें एक्टिव पैसिव, हम नहीं पढ़ पाए, हम नहीं समझ पाए। इतना सारा डिस्ट्रैक्शन था सर, इतनी सारी चीजें थी क्लास में, क्या क्या बताऊं सर, क्या क्या था, मेरा तो मन ही क्लास पर, पढ़ाई में नहीं कहीं और। पर मैं क्या करूं सर, नहीं आते एक्टिव पैसिव। तो मैं तुम्हें 2 मिनट में एक्टिव पैसिव सिखा दूंगा, ध्यान लगा के ध्यान से सुनो। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में एक्टिव पैसिव तुम्हारा जो आज तक नहीं किया वो आज हो जाए। देखो बड़ा ही सिंपल है। हाँ जी, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान देना। ही किल्ड अ मैन, दे हेल्प्ड अस, वी आर
supporting them. You have selected him. He will send a letter there. अब एक बात बताइए, जितने भी सेंटेंस है क्या आपको इसमें फॉर्म ऑफ बी या थर्ड फॉर्म दिख रही है? नहीं है। थर्ड फॉर्म तो है पर फॉर्म ऑफ बी नहीं है। दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। देखिए थर्ड फॉर्म तो है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, पर फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म नहीं। इसलिए सारे सेंटेंस एक्टिव थे। और एक्टिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट परफॉर्म्स सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। इसमें जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा होगा, जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट ही काम कर रहा होगा। जरा ध्यान से देखो, किसने मारा आदमी? किसने ही तो मारा, ही किल्ड अप, तो सब्जेक्ट काम कर रहा है। ऐसे दे हेल्प, किसने हेल्प करी भाई? इन्होंने हेल्प करी। ऐसे वी आर सपोर्टिंग देम, हम मदद कर रहे हैं उसकी, तो कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। यू हैव सेलेक्टेड हिम, तो यू ही ने तो सेलेक्ट किया है। तो जो भी एक्शन हुआ है, ये एक्शन हुआ, 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 सारे के सारे एक्शन सब्जेक्ट ने खुद करे। लेकिन मेरे भाई अगर ये होता सेंटेंस पैसिव, तो याद रखो पैसिव में एक्शन इज डन ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे काम किया गया होगा। और देखने को मिलेगी फॉर्म ऑफ बी प्लस थर्ड। नहीं समझे कहानी? फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी और सब्जेक्ट ने काम नहीं किया होगा, सब्जेक्ट पे काम किया होगा। भाई जैसे तुमने कहा सर मैंने पटाई, एक्टिव थे तुमने नंबर मांगा, तुम पीछे पीछे गए, तुमने नंबर एक्सचेंज भी किया, एक आध जगह पिट भी गए, डांट भी खाई, पर तुमने पटाई। तो एक्शन किसने किया? तुमने कहा किया। दूसरा क्या है? तुम्हारा एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया, आज तुम बता रहे हो सर मुझसे पढ़ गई, तो इसमें क्या है? अपने आप पढ़ी, तुमने इसमें कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे तुम पैसिव हो गए, तुमने बस अपना काम किया। जैसे कि तुमने कहा सर मैंने मारा, तो अगर तुम किसी को मार रहे हो तो वो एक्टिव है, क्योंकि तुम्हें उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। मैंने मारा, एक्टिव। मैं पिटा, पिटने में एफर्ट नहीं होते, सहना पड़ता है बस। तो इसमें क्या है? मैं पिटा, तो मेरे पिटना क्या हो गया? पैसिव हो गया। मैंने नहीं मारा, किसी और ने मारा, सर मैं तो पिटा, सिंपल। अब जरा देखो, ही किल्ड अ मैन, ठीक है। और अगर मैं कह दूं he was killed, इसका मतलब है he was killed, उसको मार दिया गया। फॉर्म ऑफ बी थर्ड फॉर्म, ही ने नहीं मारा, ही को मारा, यहां पे ही ने मारा। इन द सेम मैनर दे हेल्प्ड अस। और अगर मैं कह दूं दे वर हेल्प्ड, तो ये कह रहा है दे हेल्प्ड अस, इसका मतलब है दे ने मदद करी। और दे वर हेल्प, दे की मदद की गई थी। यहां पे दे की मदद की गई थी, यहां पे दे ने मदद करी। समझ आ रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। ऐसे वी आर सपोर्टिंग देम, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मैं इसे कह दूं वी आर बीइंग सपोर्टेड, तो क्या मतलब हुआ कि वी आर बीइंग सपोर्टेड, हमारी मदद की जा रही है। कंटिन्यूएशन आ गया, बीइंग आ गया ना, कंटिन्यूएशन आ गया, है ना? हमारी मदद की जा रही है। ऐसी यू हैव सेलेक्टेड है। और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं you have been selected, you have been selected, तो क्या मतलब हुआ कि तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है, तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है। you have been selected, तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है। यहां पर तुमने सेलेक्ट किया है, यहां पर तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए ये पैसिव है। तुम चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो बाय द कोच, या कुछ भी जो तुम्हें लिखना है ना, बाय लगा के कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां नहीं लिख सकते क्योंकि ये काम किसी और ने किया है और सब्जेक्ट पे हुआ है, ये काम सब्जेक्ट नहीं किया है। लास्ट वाला देखते हैं, ही विल सेंड अ लेटर देयर, वो वहां एक लेटर भेजेगा। और अगर मैं कह दूं ही विल
बी सेंट देयर, तो क्या मतलब हुआ, उसे वहां भेजा जाएगा, ही विल बी सेंट देयर। अब ये नहीं भेजेगा, इसको भेजा जाएगा। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आपने क्या देखा, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, 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 फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म। और इसलिए ये सारे के सारे हो गए कौन, पैसिव, ये सारे के सारे हो गए कौन, एक्टिव। यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। समझ आई बात। अब वापस आते हैं, मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक बार ध्यान से देखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि भाई बी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कभी तो काम करेगी मेन वर्ब की तरह और कभी काम करेगी हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है अपना एक्चुअल या मेन मीनिंग। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था। और ये मैंने एग्जांपल दिए अवस्था के, हर वर्ड से एग्जांपल दे दिया, हर फॉर्म ऑफ बी से एग्जांपल दे दिया। फिर हमने बात करी कि भाई कोई भी वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब होती है अकेले नहीं आती, अपने साथ एक मेन वर्ब देती है। जहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टेंस बताना और मेन वर्ब का क्या काम होता है, एक्चुअल मीनिंग देना। तो ये एक ऐसी वर्ब है बी और इसकी फॉर्म्स, इसके साथ दो वर्ब्स यूज हो सकती है, कभी आईएनजी और कभी थर्ड फॉर्म। जब आईएनजी यूज होगी तो हमेशा सेंटेंस एक्टिव होगा। देखो, फॉर्म ऑफ बी आईएनजी, फॉर्म ऑफ बी आईएनजी, फॉर्म ऑफ बी आईएनजी, एक्टिव होगा, सिंपल सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, बट अगर हम फॉर्म ऑफ बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो वो पैसिव हो जाएगा। और जो पैसिव की कहानी है वो कुछ ऐसी है, बस सिंपल। तो याद रखिए, फॉर्म ऑफ बी प्लस थर्ड फॉर्म यही पैसिव होगा। इन दोनों के मीनिंग आपको एग्जैक्टली समझ में आने चाहिए। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ इस तरीके से आता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस तरीके से, ही सिलेक्टेड बाय द अथॉरिटी एंड वाज सेंट टू मुंबई। तो ही सिलेक्टेड, उसने सेलेक्ट किया भैया, उसने थोड़ी सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट किया गया था। तो ही वाज सेलेक्टेड बाय द अथॉरिटी, है ना, अथॉरिटी द्वारा उसे सेलेक्ट कर लिया गया और क्या हो गया, एंड वाज सेंट टू मुंबई, और मुंबई भेज दिया गया। ऐसे ही एक सेंटेंस और आया, यहाँ पे वाज आएगा, वाज मिसिंग था। जैसे ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या कह रहा है, कह रहा है द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड एंड द पब्लिक वर इन पैनिक। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, पब्लिक पैनिक में थी, बात बदतमीजी की हो गई। द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड का मतलब है इमरजेंसी ने डिक्लेयर किया। इमरजेंसी कुछ डिक्लेयर कर सकती है क्या, इमरजेंसी कोई औरत है, कोई लड़की है डिक्लेयर करती है, नहीं। सो द इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, एंड द पब्लिक वर इन पैनिक। बहुत सिंपल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेंटेंस एक्टिव में लिखा होगा, आपको समझना होगा ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं लिखा जा सकता, पैसिव में लिखा जाएगा, या फिर सेंटेंस पैसिव में लिखा होगा और आपको दिमाग लगाना होगा, ओहो ये पैसिव में लिख दिया, इसे एक्टिव में लिखा जाना चाहिए था। एक बार देखते हैं रूल्स, है ना, एक बार देखते हैं फटाफट। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब है बी, कभी मेन वर्ब लिटरल मीनिंग देगी, जैसे स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये सारी चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूं, दिस इज फॉर योर रेफरेंस। इसके बाद मैंने आपको बताया, इसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो क्या बताती है, टेंस को आइडेंटिफाई करती है। एक्टिव वॉइस में पैसिव बनाएगी फॉर्म ऑफ बी और आईएनजी लेके, और पैसिव, और अगर थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो ये वी आर डोनेटिंग बुक्स ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बैंक। अच्छा, पैसिव वॉइस बनाओगे तो फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे वी आर डोनेटिंग बुक्स, यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है बुक्स, हम डोनेट कर रहे हैं, लेकिन बुक्स वर डोनेटेड तो यहाँ पे बुक्स को डोनेट किया जा रहा है। ठीक है, ये इसी का पैसिव बना के दिखा दिया। यहां पे जो मैंने दिखाए हैं
याद रखिए ये इसके पैसिव नहीं है। बस मैंने दिखाया है दो सेंटेंस देखने में कैसे सिमिलर हो सकते हैं और कब वो पैसिव होंगे कब एक्टिव। इसका पैसिव ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये मैंने इसका पैसिव बना के दे दिया। आगे चलते हैं। अब एक और वर्ब, ये बहुत ही आसान है, ये तो मजेदार है ना। ये इसके बाद एक छोटी सी चीज रह जाएगी और फिर हम रूल को वाइंड अप कर देंगे, मतलब क्लास वाइंड अप हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हाँ भाई, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं गेट। ये जो गेट है ना, गेट, ये एक पॉजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है? पॉजिटिव वर्ब। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होती है आप आगे जान, ये बात रखो याद कि ये एक ऐसी वर्ब है जिसकी हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज होती हैं। भाई मैंने लिखा ईट, ये ईट्स भी हो जाएगा, ये एट भी हो जाएगा, ये ईटन भी हो जाएगा और ये ईटन भी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इसकी भी एक आईएनजी फॉर्म, इसकी भी एक आईएनजी फॉर्म, इसकी भी एक फर्स्ट फॉर्म, इसकी भी एक फर्स्ट फॉर्म, इसकी भी एक सिंगुलर, इसकी भी एक सिंगुलर, इसकी एक सेकंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म। यहां पे कहानी इसकी बदल गई, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है जैसे हैव के केस में था। याद है आपको? हैव के केस में लास्ट वाली वीडियो देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है जिनकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है, जैसे हैव, जैसे किल्ड, जैसे हेल्प्ड, जैसे प्लेड, जैसे वर्ब्ड और बहुत सारी। और मैंने बताया था इसको पहचानने का तरीका क्या है कि कब सेकंड फॉर्म है कब थर्ड फॉर्म है। अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म है, नहीं तो सेकंड फॉर्म है। इसको और वेरीफाई करा देता हूं यहीं से जो आज पढ़ाया है। देखो ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले कोई वर्ब नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले कोई वर्ब नहीं है ना। अब ये थर्ड फॉर्म क्योंकि इससे पहले वर्ब है, ये तो फर्स्ट फॉर्म ही दिख रही है आपको। अच्छा यहां पे देखिए थर्ड फॉर्म क्योंकि वर्ब है इससे पहले, 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 थर्ड फॉर्म क्योंकि इससे पहले वर्ब है। तो बहुत सिंपल है, जब भी थर्ड फॉर्म आएगी अकेले नहीं आएगी, अपने से पहले एक वर्ब लेगी। अच्छा भाई अब इसका मीनिंग क्या होता है? देखो ये एक ऐसी वर्ब है जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, गेट की तरह ही होता है, वो हैव की तरह ही होता है। गेट इज इक्वल टू हैव जैसा ही होता है, ठीक है। इसीलिए इसके मीनिंग भी वैसे आते हैं, ऑब्टेन, रिसीव, डू, अंडरस्टैंड, हैव, पजेस। देखो हैव भी मीनिंग है। अब तुम फिर कंफ्यूज हो गए, अरे सर मुझे कैसे पता चलेगा, अरे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कब हैव का मीनिंग ऑब्टेन करना है, कब रिसीव करना है, कब अंडरस्टैंड करना है, कब डू है और कब हैव या पजेस। तो बहुत सिंपल है, आप सेंटेंस को देख के बता देंगे। जैसे ही गेट्स गुड मार्क्स इन हिस्ट्री, तो यार मार्क्स का मतलब ऑब्टेन ही तो हो जाएगा, यही तो मतलब है ना। ऐसे ही यू डिड नॉट गेट व्हाट आई सेड, यू डिड नॉट अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझे मैं क्या कह रहा था, है ना। यू डिड नॉट गेट व्हाट आई सेड। अगला क्या है? ही हैज 3 लग्जरी कार्स, तो यहाँ पे हैज की जगह आप गेट भी तो यूज कर सकते हैं। शी गेट्स 3 लग्जरी कार्स, है ना। तो यहाँ पे पाने जैसा सेंस आ जाएगा कि उसने पाई है या उसको मिली है, या शी गेट्स, या ये भी कह सकते हो शी गेट्स 3 लग्जरी कार्स, उसके पास 3 लग्जरी कार है, वो मीनिंग भी इसका आ जाएगा, है ना। अब हम कहते हैं गेट रेडी, तो क्या मतलब होता है इसका? डू रेडी, जल्दी रेडी हो, गेट रेडी। डू गेट रेडी का क्या मतलब है? डू रेडी, रेडी हो जाओ। तो यहाँ पे ये डू वाला सेंस भी दे रहा है। तो आपने देखा ये ऑब्टेन, रिसीव, डू, अंडरस्टैंड और हैव वाला सेंस कैसे देगा, है ना। तो बस आपको सेंटेंस देखना है, उसी से पता चल जाएगा। इन सारे केसेस में ये मेन वर्ब की तरह यूज हुई है। क्या बताया मैंने आपको? गेट एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? जो कभी काम करेगी मेन वर्ब की तरह और कभी काम करेगी पॉजिटिव वर्ब की तरह। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है अपना लिटरल या फिर एक्चुअल मीनिंग। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है अपना लिटरल और या फिर एक्चुअल मीनिंग, है ना। बट
यहाँ पे इसका लिटरल एक्चुअल मीनिंग एक से ज्यादा होता है, और ये सब मैंने आपको दिखाया मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब अगर कोई भी वर्ब पॉजिटिव होती है तो कभी अकेले नहीं आती, पॉजिटिव कभी अकेले नहीं आती, ये बात यहां समझ लो। अगर कोई वर्ब पॉजिटिव है तो वो अपने साथ एक वर्ब जरूर लेगी। कैसी वर्ब? मेन वर्ब। ठीक है, अब पॉजिटिव होता क्या है? पॉजिटिव का मतलब होता है जब तुम अपना काम खुद ना करके, सब्जेक्ट अपना काम खुद ना करके किसी दूसरे से कराता है। जैसे ये बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है, तुमने अपने जीवन में बार बार सुना होगा, तुमसे कभी ना कभी तो किसी ने एक्सपेक्टेशन ये वाली रखी होगी, कैन यू गेट माई फोन रिचार्ज? क्या तुम मेरा फोन रिचार्ज करा सकते हो? तुम कहते हो हाँ इसीलिए तो पैदा हुआ मैं। तो यू कैन गेट माई फोन रिचार्ज, तो आप देखोगे गेट के साथ लगाया थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे सब्जेक्ट अपना काम खुद नहीं कर रहा, किसी और से करा रहा है। लड़की कह रही है कैन यू गेट माई फोन रिचार्ज, क्या तुम मेरा फोन रिचार्ज करवा सकते? ये नहीं कह रही खुद कर दो, करवा सकते ना। तो गेट यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, एक्शन किसी और के द्वारा कराया जाएगा। मैं यहां समझाऊंगा इसे, एक बार देख लीजिए। गेट इज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म, है ना, थर्ड फॉर्म आएगी इसके साथ। कब? जब ये पॉजिटिव होगी। देखो मैंने तुम्हें दिखाया, गेट के साथ थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा जब भी ये, तो गेट के साथ आपको देखने को मिलेगी हमेशा थर्ड फॉर्म जब भी ये पॉजिटिव होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। इसे ऐसे याद, गेट के साथ अगर आ जाएगी कोई थिंग तो आप इसके साथ लगा देंगे थर्ड फॉर्म, है ना। इस सेंस में ये पॉजिटिव, अपना काम खुद नहीं करा, करवा रहा। लेकिन अगर गेट के साथ आ जाए कोई पर्सन तो याद रखिए अब आप थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इस केस में भी ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव दो तरीके से यूज होगा, एक तो थिंग के साथ और एक पर्सन के साथ। जैसे मैंने कहा कैन शी गेट माई पार्सल डिलीवर्ड, क्या वह मेरा पार्सल डिलीवर करा सकती है? तो गेट, गेट के साथ थिंग और फिर थर्ड, या फिर आई गॉट माई कार सोल्ड, मैंने अपनी गाड़ी बिकवा दी है। तो गेट, गेट के साथ थिंग और फिर थर्ड, गेट, गेट के साथ थिंग और फिर थर्ड, ऐसे यूज होगा। लेकिन अगर मैं कोई पर्सन लगा, जैसे मैंने कहा अरे she gets her friend to pay her bills, वो अपने फ्रेंड को लेके आती है, अपने फ्रेंड को ले जाती है किस चीज के लिए? उसके बिल पे कराने के लिए। सो शी गेट्स हर फ्रेंड टू पे, तो टू लगा के फर्स्ट गेट आया, गेट के साथ थिंग नहीं पर्सन आया, तो टू लगा के फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे पेड कह देता तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होता। मैं नहीं कह सकता शी गेट्स हर फ्रेंड पेड हर बिल्स, गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस, आई गॉट a minister to get my work done। देखो इसमें मैंने दोनों यूज करे, पर्सन भी और थिंग भी। आई गॉट अ मिनिस्टर, तो गॉट प्लस पर्सन टू लगा के फर्स्ट। तो कहने का मतलब है मैं एक मंत्री को लेके आया हूं अपना काम करवाने के लिए, टू गेट माई वर्क डन। तो माई वर्क पर्सन नहीं है, थिंग है, ये थिंग तो थर्ड, गेट प्लस थिंग थर्ड फॉर्म, गेट प्लस पर्सन
फर्स्ट, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म। आइए इसे एक बार और गहराई से जान लेते हैं इसके थ्रू। कहाँ गया भाई? हाँ, जैसे कैन यू गेट माई बाइक रिपेयर्ड, तो तुमने देखा गेट लगा, गेट के साथ थी थर्ड फॉर्म, है ना। क्या तुम मेरी बाइक रिपेयर करा सकते हो? खुद नहीं कर रहा है भाई, करवा रहा है। इन सारे सेंटेंसेस में आपने देखा नहीं, सब्जेक्ट काम खुद नहीं कर रहा। भाई एक बात बताओ, ही ने पार्सल डिलीवर किया? नहीं, करवाया। ऐसे ही आई ने कार बेची? नहीं, बिकवाई। आई सोल्ड माई कार नहीं बोला उसने, आई गॉट माई कार सोल्ड। ऐसे ही शी गेट्स हर फ्रेंड टू पे हर बिल, तो शी ने थोड़ी पे करा, करवाया। ऐसे ही मैंने काम नहीं किया, करवाया मंत्री के थ्रू। द ब्रिज इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, तो ब्रिज बनवाया जा रहा है ओवर द रिवर, तो गेट के साथ यहाँ पे ब्रिज की बात हो रही है, तो एक बार फिर से आपने थर्ड फॉर्म देखने को मिली, क्योंकि पर्सन की बात नहीं है, ब्रिज की बात है ना। ही गॉट ऑल द बुक्स सोल्ड, ही गॉट, गॉट प्लस थिंग प्लस थर्ड फॉर्म, गेट प्लस थिंग प्लस थर्ड फॉर्म। शी गेट्स हिज रूम क्लीन्ड बाय हिज सिस्टर, वो अपना रूम साफ कराती है किससे? बहन से ना। लेकिन गेट के साथ अगर पर्सन लगा दोगे तो फर्स्ट फॉर्म। इसके कई सारे एग्जाम्पल पीछे दिए, एक और दे देता हूं, जैसे she is getting her father to talk to the principal, तो वो प्रिंसिपल से बात करने के लिए किसको लेके आ रही है? अपने पापा को। देखिए गेट आया, गेट के साथ पर्सन आया, तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म। और ये था आपका रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया गेट एक पॉजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? पॉजिटिव वर्ब है, जो कभी काम करेगी मेन वर्ब की तरह और कभी काम करेगी पॉजिटिव वर्ब की तरह। जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है, बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग, और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मल्टीपल होते हैं। ऑब्टेन, रिसीव, डू, अंडरस्टैंड, जैसे हैव के थे। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जब पॉजिटिव होगी तो कभी अकेले नहीं आएगी, कोई भी पॉजिटिव वर्ब कभी अकेले नहीं आती, इसके साथ कभी थर्ड फॉर्म यूज होगी, कभी टू लगा के फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म कब यूज होगी? जब ये किसी थिंग के साथ यूज होगी, जैसे पार्सल के साथ, जैसे कार के साथ। फिर मैंने आपको बताया इसके साथ, फिर मैंने आपको बताया कि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज होगी? जब ये पर्सन के साथ यूज होगा, तो गेट प्लस पर्सन प्लस टू लगा के फर्स्ट फॉर्म। तो इट इज वेरी सिंपल। लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, ये हाँ अच्छा, अब एक बात और याद रखिए, ये दो और कॉजेटिव वर्ब है। ये जो मैंने पहले लिखी थी ना, लेट और मेक, ये भी कॉजेटिव होती है। कॉजेटिव का मतलब है जब आप इन्हें यूज करते हैं तो सब्जेक्ट गेट्स इट्स वर्क डन, ये अपना काम करवाता है, खुद नहीं करता, है ना। और इनके साथ ये बड़े सिंपल है, इनके साथ सीधे फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो एक्सप्लेनेशन की कोई बात ही नहीं है। आई डिड नॉट लेट हिम रिजाइन, लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये पहले पढ़ा चुका हूं आपको मॉडल वाले रूल में। कैन यू लेट मी वर्क, तो लेट के साथ। ही मेक्स हर सिस्टर वीप, ये भी पहले पढ़ा चुका हूं, मेक्स के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, ये आपका हो गया रूल नंबर 6 कंप्लीट। अब भैया एक रूल मैंने आपको और पढ़ाना है, इसको जानते हो आप? TO2, और इसका इस्तेमाल कब कब होता है? देखो भाई, टू के साथ ना तीन चीजें। पहली चीज है, इसके साथ या तो वर्ब ही नहीं आए, नो वर्ब, या फिर अगर आ गई तो फर्स्ट फॉर्म हो। कभी कभी इसके साथ ING भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों पे क्वेश्चन आता है बहुत आसानी से। देखिए कैसे, टू के साथ कभी कभी तो वर्ब भी नहीं आती। जैसे मैंने कहा आई वेंट टू टेम्पल, शी केम टू माई हाउस। टू के बाद नाउन आ गया, टू के बाद प्रोनाउन आ गया, वर्ब नहीं है। तो कितनी बार ऐसा होगा टू के बाद आपको वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा केस,
अगर आपको टू के बाद कभी भी वर्ब देखने को मिल जाए तो वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे आई वॉन्टेड टू, आई वॉन्टेड टू अर्न मनी, या फिर शी विल कम टू हेल्प अस। They have joined to support us। अब एक बात देखो, बात क्या देखनी है, सेंटेंस जब था पास्ट का, ये सेंटेंस तो पास्ट का है ना, तभी भी टू लगा के फर्स्ट हो। ये जब सेंटेंस फ्यूचर का है तभी भी टू लगा के फर्स्ट हो। ये सेंटेंस जब प्रेजेंट का है तभी भी टू लगा के फर्स्ट हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको कहीं भी टू देखने को मिले, ये टी और टू देखने को मिले और इसके बाद कोई वर्ब लगाना पड़े, तो वो हमेशा और हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। या तो वर्ब ही नहीं है, या तो वर्ब ही नहीं आएगी, और अगर आ गई तो कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। पर ये बात ना यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इसका एक एक्सेप्शन भी है कि कभी कभी आपको इसके साथ आईएनजी देखने को मिलेगी, और ये क्या है मेरे दोस्त, ये है एक्सेप्शन। ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, अपवाद। तो कब देखने को मिलेगी, ये केस आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है, कब कब देखने को मिलेगी, एक बार शॉर्ट में बताता हूं। ये लिस्ट आप याद रखिए, ये कुछ फ्रेजेस है विद सर्टेन फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस के साथ ही आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से फ्रेजेस हैं मैं लिख देता हूं आपके लिए। जैसे accustomed to, addicted to, habituated to, devoted to, prone to, given to, taken to, object to, averse to, opposed to। गौर फरमाओ, इसे याद करने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक ही बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, और यूज्ड टू, लेकिन इसकी कंडीशन है वर्ब होना चाहिए इससे पहले, है ना। अब इसका मैं मीनिंग बताता हूं। देखो ये चारों एक ही जैसे। अकस्टम टू का मतलब होता है किसी चीज को अपनी प्रथा बना लेना, किसी चीज को अपनी प्रथा बना लेना, कस्टम में ले आना। ठीक है, एडिक्टेड टू का मतलब भी यही होता है, आदी हो जाना किसी चीज के। हैबिचुएटेड का मतलब भी तो ये होता है कि किसी चीज को अपनी हैबिट बना लेना, हैबिचुएटेड हो जाना। डिवोटेड का क्या मतलब होता है, किसी चीज की प्रति बिल्कुल डिवोट हो जाना। जैसे अब देखो इस पे सेंटेंस कैसे बनेगा, बहुत आसान सेंटेंस है। She is devoted to worshipping the Lord Shiva। क्या मतलब हुआ कि वो डिवोटेड है किस चीज के लिए, वर्शिप करने के लिए। किसकी, लॉर्ड शिवा की। तो शी इज डिवोटेड टू, वर्शिप नहीं लिखोगे, वर्शिपिंग ही लिखोगे। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, किसी से भी बनाओगे ऐसे ही लिखोगे। जैसे मैंने कहा we are accustomed to touch the feet of our elders। हम क्या कह रहे हैं कि मैं आदी हूं, हम आदी हैं किस चीज के, फीट टच करने के, अपने बड़ों के। तो भाई टच नहीं हो सकता, ऐसा ही एरर एग्जाम में मिलेगा, ये टचिंग होगा।
ठीक है, अकस्टम्ड का मतलब है आदी होना, इन सब का मतलब वैसे ही आता है। ठीक है, अच्छा अब प्रोन टू, गिवन टू, टेकिंग टू। गिवन टू टेकिंग टू तो तुम्हें पता ही है। प्रोन का मतलब होता है संभावित होना, एक्सीडेंट प्रोन एरिया तुमने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा, तो संभावित होना। जैसे यहाँ पे बताया था, इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि आपने कॉपी कर लिया होगा, या रहने दो, एक पेज ही ऐड कर लेता हूँ। हाँ, तो प्रोन टू के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूं, जैसे मैंने कहा बॉयज आर प्रोन टू गेटिंग चीटेड। लड़के जो है उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, संभावित होते हैं बेवकूफ बनाने के, तो यहाँ पे ये गेटिंग ही आएगा, गेट नहीं आ सकता। प्रोन का मतलब क्या होता है, संभावित होना, तो बॉयज आर प्रोन टू गेटिंग चीटेड, है ना। एक एग्जांपल और दे देता हूं प्रोन से, रोड्स आर प्रोन टू रेन। वैसे ऐसा है नहीं, पर मैं बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ के जो रोड्स है ना, वो कैसे प्रोन टू रेनिंग, रेन से संभावित है, मतलब उसे फर्क नहीं पड़ेगा, रेन पड़ेगी, है ना, तो बारिश पड़ेगी, रोड वैसा ही रहेगा, ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट टू, एवर्स टू, देखो इन तीनों का मतलब एक जैसा होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ आवाज उठाना, कहते नहीं है आई ऑब्जेक्ट द लॉट, तो ये वही तो है। एवर्स का मतलब भी हेट करना होता है, और अपोज का मतलब भी अगेंस्ट जाना होता है। तो इन तीनों को तो याद करना बड़ा आसान है, ये एक जैसे हैं। इन चारों को भी याद करना बड़ा आसान है, और ये तो आपको याद हो ही गए। तो एक बार अपोज से और ऑब्जेक्ट से भी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आई एम अपोज टू गेटिंग मैरिड। मैं खिलाफ हूं शादी करने के, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, तो मैं खिलाफ हूं शादी करने के, तो अपोज के बाद टू गेट नहीं आएगा, अगर गेट दिख जाएगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। या फिर शी इज एवर्स टू ईटिंग नॉन वेज। तुमने देखा होगा लड़की, तुम उनसे कहते हो अंडा खाती थी, अंडा नो, तो शी इज एवर्स टू ईटिंग नॉन वेज, वो नॉन वेज खाने के। अच्छा कुछ ऐसी, अंडा, अंडा नॉन वेज क्या होता है, अंडा तो वेज होता है, अंडा 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 वेज, मैं अंडा खाती हूँ, मैं अंडा खा लेती हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाती। तो ये वो वाली भी लड़कियां होती हैं, अलग अलग तरह के प्राणी होते हैं। तो शी इज अवर्स टू ईटिंग नॉन वेज, तो क्या मतलब हुआ कि वो खिलाफ है, अवर्स है, अपोज है किसके, नॉन वेज खाने के। तो यहाँ पे ये आप ईट नहीं कर सकते, है ना, ईट गलत हो जाएगा, एट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, कोई और फॉर्म आ ही नहीं सकती, इन सब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। अब एक बचा अकेला यूज टू। तो देखो भाई, यूज टू से पहले मैंने वर्ब लिखी है, तो एक बात याद रखो, जब कभी भी यूज टू से पहले वर्ब आएगी, जब कभी भी यूज टू से पहले वर्ब आएगी, तभी तुम्हें इसके साथ देखने को आईएनजी मिलेगी, नहीं तो आईएनजी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है, अगर तुम सीधे यूज टू लिख दो और इसके साथ वर्ब लगाओ, तो ये फर्स्ट फॉर्म ही होगी, क्योंकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर यूज टू के साथ लगाओगे और उससे पहले कोई वर्ब लगाओगे, तो आईएनजी आ जाएगी। कैसे, देखिए, मैंने कहा आई एम यूज टू टीचिंग, मतलब हुआ मैं पढ़ाने का आदी, तो मैंने एक वर्ब लगाई यूज टू से पहले, तो आगे आईएनजी। बट अगर मैं कहता आई यूज टू टीच, ये बिल्कुल सही है, मैं पढ़ाया करता था, ये सेंटेंस पास्ट का, ये प्रेजेंट का है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्रेजेंट का सेंटेंस है। आई एम यूज टू टीचिंग, मैं पढ़ाने का आदत आदि, आई यूज टू टीच, ये क्या हो गया कि मैं पढ़ाया करता था। अगला सेंटेंस देखो, शी यूज टू स्मोक, सुट्टा मारा करती थी वो, कभी कभी कोई फ्रेंड आया उसने पिलवा दिया, कहीं बाहर निकली तो मार लिया, तो शी यूज टू स्मोक, है ना, सिगरेट पिया करती थी। बट अगर मैं कहूं शी इज यूज टू स्मोकिंग, इसका मतलब है लड़की खिलाड़ी हो गई है, ही इज यूज टू स्मोकिंग,
वो सिगरेट पीने की आदत हो गई है, सुबह सुट्टा, दोपहर में सुट्टा, क्लास के बाद सुट्टा, कभी कभी क्लास के बीच में सुट्टा। तो ये क्या है, शी इज यूज टू स्मोकिंग, तो यहाँ पे मैंने इज लगा दिया, तो इसके बाद टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आपको ये वाले ना सॉरी ये वाले आपको बताते हैं सिर्फ पास्ट हैबिट्स, ये वाले आपको बताते हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पास्ट हैबिट्स, है ना। और ये पास्ट हैबिट्स नहीं, ये प्रेजेंट भी हो सकती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ना। अरे हेल्पिंग वर्ब भी तो टेंस बताता है, तो ये प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में हो जाएगी, फ्यूचर में होगा फ्यूचर में हो जाएगी। जैसे मैं लिख दूं, he will be used to gambling। जैसे दिवाली के बाद मेरे एक फ्रेंड का भाई रोज जुआ खेल रहा था जाके, तो मैंने उससे यही वाली बात बोली थी, he will be used to gambling, भाई ये जुआ खेलने का आदी हो जाएगा, सुबह शाम जुआ खेलेगा। इसको यहां से निकाल दे तो he will be used to हो जाएगा, तो will be ने टेंस बता दिया और used to के बाद ing। तो याद रखो, अगर used to से पहले कोई वर्ब नहीं है तो सीधे फर्स्ट फॉर्म लगा देना, जैसे यहां लगाई है, जैसे यहां लगाई है। और याद रखो, अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब आ जाए, जैसे यहां आई, यहां आई, यहां आई, तो हमेशा उसके बाद आप लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। ये वाला रूल भी हो गया आपका खत्म। क्या पढ़ाया मैंने आपको इस रूल में? मैंने आपको पढ़ाया, ये था आपका रूल 7। एक बार ना सारे रूल गिन लूंगा, मुझे लग रहा है सारे ही हो गए, शायद हम कहीं नंबरिंग में गलती कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, देखो ये टू जो है ना, कभी अकेले टू जो है ना, इसके साथ तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वर्ब ही नहीं है, पहला केस भाई ये वाला केस है, इसमें आपने देखा कि टू के साथ कोई वर्ब ही नहीं है, ठीक है। दूसरा केस, अगर वर्ब आ गई तो हमेशा और हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, चाहे सेंटेंस पास्ट का हो, चाहे सेंटेंस फ्यूचर का हो, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट का हो। ये बात भी आपको समझ में आ गई। फिर मैंने कहा इसका एक एक्सेप्शन है, कभी कभी तुम्हें इसके साथ आईएनजी यूज करना पड़ेगी, किसके बाद? टू के बाद। कब? बस इन फ्रेजेस के केस, ये जो फ्रेजेस इन्हें याद कर लो, इनका मीनिंग मैंने सबका आपको बता ही दिया है, और इस पे सेंटेंसेस भी लगभग सभी पे मैंने आपको दे दिए। फिर यूज टू का अलग से बता दिया कि भैया अगर उससे पहले वर्ब होगी तभी आईएनजी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब एक बार जरा हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से रूल कर लिए। तो सबसे पहला रूल किया हमने कौन सा वाला? बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा रूल किया डिड डू डज। तीसरा रूल किया हैव। चौथा रूल किया हमने एक बार में सारे रूल एक ब्लैंक पेज पे लिखता हूं। हाँ भाई यहां सही है। तो पहला रूल कौन सा था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। दूसरा रूल कौन सा था? डिड डू डज वाला। तीसरा रूल कौन सा था? हैव वाला। चौथा रूल कौन सा था? पास्ट इंडेफिनिट वाला। ठीक है। पांचवा रूल हमने आज किया कौन सा वाला? बी किया, बी। ठीक है, कोई बात नहीं अगर ये आगे पीछे हो जाए, आई जस्ट नीड टू काउंट देम। ठीक है। फिर छठा रूल हमने किया गेट वाला। सातवां रूल हमने किया TO2 वाला। एक कोई मिसिंग है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिड डू डज हैव, पास्ट इंडेफिनिट 4, पांचवा बी, छठा गेट, सातवां टू, और आठवां हम भूल गए मॉडल्स वाला, है ना। पहले वैसे हमने आज मॉडल्स वाला रूल किया था, तो इसका नंबर 5वां है, तो नंबर पे मत जाइए। तो टोटल ये आपके हो गए हैं 8 यूनिवर्सल रूल्स। ठीक है, और ये है आपके बेसिक्स। अगर ये आपको अच्छे से आ गए तो आगे की कहानी बहुत आसान रहेगी। और अगर आपको ये अच्छे से नहीं आए तो भैंस पानी में जा चुकी है, इसके क्वेश्चंस लगा लीजिए, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसकी नंबरिंग सही कर लेता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे ना कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 5वें नंबर पे मैंने आपको कराया था मॉडल्स वाला रूल, छठे नंबर पे कराया बी, 7वें में कराया गेट, और 8वें नंबर पे आपने किया, अभी कौन सा रूल किया था जिसे हमने 7वां कहा था? हाँ, TO2। TO2 कब कब आएगा? तो ये थे आपके 8 यूनिवर्सल रूल, और मुझे उम्मीद है कि आपको गहराई से समझ आ गए होंगे। एक बार इनके क्वेश्चंस आप मेरे साथ लगाइए फटाफट, मैं इनके क्वेश्चंस भी लेके आया हूं।
10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाइए। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, ऑल दी बेस्ट। हर क्वेश्चन के लिए बस 10 सेकंड। ही कैन अंडरस्टूड नहीं हो सकता, ही कैन अंडरस्टैंड। कैन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, आंसर इज ए। जो चीजें थे उन्होंने एकदम ही सही कर दिया होगा क्वेश्चन ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नीड नॉट पे अटेंशन टू हिज ब्रैगिंग। ब्रैगिंग का मतलब होता है बोस्टिंग, लंबा लंबा फेंकना, है ना, झूठ बोलना, ज्यादा फेंकना। तो यू नीड नॉट पे बिल्कुल सही है। यू नीड नॉट पे, क्या इसके साथ डिड डू डज का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है। सॉरी यस लगा है? नहीं लगा है। क्या ये मॉडल की तरह यूज हो रहा है? क्या मैं विल यूज कर सकता हूँ? यू विल नॉट पे अटेंशन टू हिज ब्रैगिंग, बिल्कुल सही है। तो इसमें जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। नीड्स कर नहीं सकते यू के साथ, नीड नॉट टू लगेगा नहीं क्योंकि मॉडल है ना, यही पढ़ाया था। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डेयर नॉट टच द पॉइजनस फ्रूट। उनकी हिम्मत नहीं है जहरीला फल टच करे। तो ये भी तो सही है, डेयर नॉट बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट, है ना। डिड डू डज का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है। टू लगा है? नहीं लगा है। क्या मैं डेयर की जगह कोई और मॉडल यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। दे मे नॉट टच द पॉइजनस फ्रूट, तो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, he must choose the job reluctantly to bring home the back। bring home the back का मतलब है रोजी रोटी कमाने के लिए लास्ट ईयर। तो मस्ट का पास्ट, ये देखो इसने बोल दिया लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर ने मुझे बता दिया कि सेंटेंस ये पास्ट में। और मैंने आपको बताया था मस्ट का पास्ट क्या होता है? हैड टू। मस्ट का पास्ट क्या होता है? हैड टू। मस्ट याद रखो, या तो प्रेजेंट में यूज होता है या फिर फ्यूचर में यूज होता है। जब ये पास्ट में यूज होता है तो ये बदल जाता है, ये बन जाता है हैड टू। तो हैड टू चूज हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यू मस्ट की जगह हो जाएगा यू हैड टू चूज द जॉब रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली मतलब ना चाहते हुए, अनविलिंगली। कहानी खत्म हो गई, आंसर इज सी। देखो भैया, मैं ये क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है इसलिए क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा आपको वीडियो को पॉज कर देना है, उसका आंसर खुद सेलेक्ट करना है और फिर वीडियो को आगे बढ़ा देना है वाइसली, है ना। विल यू लाइक टू हैव अ पीस ऑफ केक? विल यू थोड़ी होगा भैया, पोलाइट, है ना। जब तुम किसी से ऐसे बोलते हो ना, भाई साहब आप तुम्हारे घर कोई केक, मतलब कोई मेहमान आया, तुम क्या बोलते हो? केक खाएगा? ला दो केक, मार दो तेरे मुंह पे, लाके मार दो केक, ऐसे बोलते हो क्या? तुम प्यार से बोलते हो सर केक, केक लेंगे हम, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, थम्स अप पियेंगे ना, ऐसे बोलते हो ना प्यार से। तो वुड का इस्तेमाल करोगे किसके लिए? पोलाइट चीजों के लिए, वुड। सो आंसर इज बी, वुड यू लाइक टू हैव अ पीस ऑफ केक? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ही ज्वाइन, लेट ही ज्वाइन द बिजनेस। याद रखो जितने भी ये है ना लेट के साथ हमेशा कभी भी कोई प्रोनाउन लगेगा तो वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। हमेशा कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब मी लग सकता है, हिम लग सकता है, हर लग सकता है, देम लग सकता है। समझ गए मेरी बात? लेकिन ही नहीं लग सकता, आई नहीं लग सकता, शी नहीं लग सकता, दे नहीं लग सकता। ये वाले सब्जेक्टिव होते हैं, इसीलिए लेट ही ज्वाइन नहीं होगा, लेट हिम ज्वाइन। लेट हिम ज्वाइन, सी इज द करेक्ट आंसर। तो लेट के साथ आप हमेशा क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैजिशियन मेड द ऑडियंस लाफ्ड। अरे भैया मेड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो लाफ करो, फिर पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, तो लाफ, ये वाला लाफ्स भी नहीं होगा, सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट बर्निंग द मिडनाइट ऑयल लेस्ट। अब याद रखो ये जो लेस्ट है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। और इसके साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा सिर्फ एक ही मॉडल आ सकता है जो है शुड। या तो इसके साथ कोई मॉडल ही नहीं आएगा, आएगा तो शुड आएगा। अगर वुड लगा दिया, कुड लगा दिया, कैन लगा दिया, मस्ट लगा दिया तो भैंस पानी में गई, क्वेश्चन गलत हो गया। तो स्टार्ट बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, मेहनत करना शुरू कर दो, क्यों? कहीं ऐसा ना हो तुम पीछे रह जाओ, लेस्ट यू शुड।
सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटे छोटे रूल है जो आपको पता चल रहा है इन क्वेश्चंस में, इनको नोट करते रहिए। अंजलि गॉट अ कार मैकेनिक चेंज द टायर्स ऑफ हर कार। कितना आसान क्वेश्चन है। अंजलि गॉट अ कार मैकेनिक, कार मैकेनिक क्या है, पर्सन, गेट के साथ आया पर्सन तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, तो अंजलि गॉट अ कार मैकेनिक टू चेंज द टायर्स ऑफ द ऑफर कार, बी इज द करेक्ट आंसर, टू चेंज, टू लगा के फर्स्ट। शी डेयर टू रेस हर वॉइस अगेंस्ट इविल डाउरी सिस्टम, शी डेयर्ड। हाँ, अब यहां पे क्या है, शी डेयर टू रेस का मतलब है अगर यहाँ पे कोई रेगुलर वर्ब तो शी वांटेड टू रेस हर वॉइस, तो सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे मॉडल लगा दूं कोई, जैसे शुड, शी शुड टू रेस, नहीं हो सकता, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, रेगुलर वर्ब की तरह यूज हुआ है ये, और आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। शी डेयर्ड रेस, she dared to raise her voice against the evil dowry system, उसने हिम्मत करी अपनी आवाज उठाने की डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवी इज गेटिंग, तो मूवी की बात हो रही है, तो गेट के साथ जब थिंग की बात होती है थर्ड फॉर्म आ जाती है, शूटेड हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, The teacher gets the laboratory cleaned by the students, तो get के साथ thing तो थर्ड फॉर्म। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आया हूँ। क्लीन्ड, ए इज द करेक्ट आंसर। तो पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, लेट द चाइल्ड, अब लेट के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, लेट द चाइल्ड स्विम, ए इज द करेक्ट आंसर। इन दी शैलो लेक, शैलो मतलब जो बहुत गहरा नहीं है, शैलो मतलब जो गहरा नहीं है, ए, लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म आज ही पढ़ा है। गोइंग टू जिम डेली मेक्स हिम बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस, गोइंग टू जिम डेली मेक्स हिम बूस्ट, तो गोइंग जिम जाना रोजाना, मेक्स हिम बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस, मेक्स के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है या बोस्ट होता है, बोस्ट नहीं होता, टू आएगा नहीं, मेक के साथ कोई गलती नहीं है, मैंने बताया था मेक, मेड, लेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म वही लगी है, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग इंसल्टेड बाय द किंग ही कॉन्स्पायर्ड अ रेजिस्ट्रेट, तो हैविंग इंसल्टेड ये क्लास से है, मतलब बी, हैविंग का मतलब आफ्टर इंसल्टिंग, आफ्टर इंसल्टिंग नहीं, हैविंग बीन इंसल्टेड, क्योंकि बाय द किंग पैसिव है, पैसिव कब बनेगा, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, तो यही आंसर होगा, हैविंग बीन इंसल्टेड मतलब आफ्टर बीइंग इंसल्टेड, ए इज द करेक्ट आंसर। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट क्लास देखिएगा। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ट्रैफिक रूल्स अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा चालान कट जाएगा। इन केस में सिर्फ तुम दो ही लगा सकते हो, या तो ऑट टू या मस्ट, क्योंकि ये क्या है, ये ऑफिशियल ऑब्लिगेशन, ऑफिशियल ऑब्लिगेशन है। जब भी तुम ऑफिशियल ऑब्लिगेशन की बात करते हो तो मस्ट का इस्तेमाल करते हो, जिसपे चालान कट जाए, जिसपे नुकसान हो जाए, जिसपे पेनल्टी पड़ जाए, जब भी ऑफिशियल ऑब्लिगेशन का इस्तेमाल करोगे मस्ट का इस्तेमाल करोगे, याद रखो। अगर ये मॉरल ऑब्लिगेशन होती या सिर्फ ड्यूटी होती तो मॉट टू यूज कर सकते थे, पर जब दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, मस्ट को चूज करोगे क्योंकि ये ऑफिशियल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड गॉट सम फ्रेंड्स, गॉट के साथ सम फ्रेंड्स तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, टू प्ले डम शैरेट्स, ये गेम है विद हिम इन द पार्क, तो बिल्कुल सही है, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे मेड हिम, मेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो दे मेड हिम साइन द डॉक्यूमेंट्स रिलक्टेंटली, ना चाहते हुए भी साइन करा लिए डॉक्यूमेंट, रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली क्या होता है, अनविलिंगली, so they made him sign. Dash a man of letters, he is revered by society, तो being a man of letters, तो being का मतलब क्या हुआ, होने के नाते, होने के नाते क्या, एक मैन ऑफ लेटर्स, ही इज रेवर्ड, रेवर्ड मतलब रिस्पेक्टेड,
रिस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आज की क्लास में भी आपको मजा आया होगा। 8 यूनिवर्सल रूल पूरे हो गए। मुझे जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। इसकी डीपीपी भी आपको मिलेगी, मतलब प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलेगी और उसका सोल्यूशन भी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।